हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 9 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 है और हम इस चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी थ्योरी टॉपिक वाइज कंप्लीट कर चुके हैं। हमने एनसीईआरटी सोल्यूशन कर लिए 2 पार्ट में और अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट। तो जल्दी जल्दी इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट। तो क्या बोल रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्या बोल रहा है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन? ऑल आर द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एक्सेप्ट, राइट बेटा। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि क्या है बताइए, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, राइट। बट एक नहीं करता है, तो वो आपको एक बताना है। चलिए, तो क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए सारे बच्चे। पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है बताइए? एपीकल्चर का मतलब क्या है? एपी मतलब यहां पर क्या है, जो हमारी हनी बीज होती है, राइट। क्या होता है? हनी बीज जो होती है उनका कल्चर करना। ओके, नेक्स्ट है उनको क्या करना है, ग्रो कराना। उनकी मतलब जो हम बात करें, आपने देखा होगा शहद बनाने के लिए हम एपीकल्चर का यूज करते हैं, राइट। पॉलिनेशन कराने के लिए हम एपीकल्चर का यूज करते हैं, तो वो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। सी ऑप्शन है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड डी ऑप्शन है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो बेटा जल्दी बताइए, आपके 5 सेकेंड शो होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। देखिए बेटा, मैंने ये 3 तो पढ़ाए थे बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस में, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में मैंने ये 3 तो पढ़ाए थे। क्या पढ़ाया था? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसमें हम बायो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड का यूज करते हैं और फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी हमने पढ़ा था। और थर्ड पढ़ा था जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब जीएम क्रॉप्स, तो ये भी पढ़ा था। बट मैंने आपको एपीकल्चर नहीं पढ़ाया था। मैंने क्या नहीं पढ़ाया था? एपीकल्चर नहीं पढ़ाया था, इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा? ए। ए क्या है भाई बताइए? एपीकल्चर जो है उस ऑर्डर में हमने अगर देखा तो ये तीनों तो फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, बट एपीकल्चर का फूड प्रोडक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है, राइट बेटा। चलिए, तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, दो ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज बीन अ resounding success in term of agriculture production। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों किया गया था बेटा? देखिए, पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ रही थी। अब पॉपुलेशन के लिए खाना नहीं था, तो ये रिवॉल्यूशन चलाया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के होने की वजह से हमारा जो फूड प्रोडक्शन था वो 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका था। क्या हुआ था? 3 गुना ज्यादा बढ़ा था, बट उतना भी जो फूड था वो सफिशिएंट नहीं था हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए, राइट।
फिर हमने किसकी मदद ली बताइए, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस की। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि दो ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज बीन a resounding success in terms of agriculture production, yet it has failed in its overall social objectives because, हाँ इन्होंने बिल्कुल यहाँ पर प्रोडक्शन इंक्रीज करा एग्रीकल्चर में, बट फिर भी ये फेल हो गया, राइट तो क्या रीजन है, इट हैज नॉट सक्सीडेड इन मेकिंग इंडिया टोटली एंड परमानेंटली सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। क्या ये रीजन है बताइए। दूसरा, use of agrochemical become very expensive for Indian farmers as well as these have harmful effect on environment. Option C है in regional terms only Punjab and Haryana states and eastern plains of river Gangas in West Bengal state showed reasonably good result but result were less impressive in other part of India। तो यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो रिजल्ट है वो कुछ पार्ट में अच्छा देखने को मिला, राइट कहाँ कहाँ, पंजाब हरियाणा स्टेट में, और कहाँ पर बताइए, ईस्टर्न प्लेन्स, रिवर गंगाज इन वेस्ट बंगाल। ओके, उसके बाद ये जो है यहाँ पर काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, या मैं बोलूं रिजल्ट देखने को मिला, बट दूसरी पार्ट में, इंडिया के दूसरे पार्ट में इसका अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला। इसीलिए सोशल ऑब्जेक्ट में ये, ओवरऑल सोशल ऑब्जेक्टिव्स में ये फेल हो गया। क्या रीजन है इसका? आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। पहला बिल्कुल सही है। पहला बोल रहा है कि यहां पर बेटा नॉट सक्सीडेड इन मेकिंग इंडिया टोटली, हाँ इन्होंने ट्रिपलिंग की है, फूड की ट्रिपलिंग की है ना, 3 गुना फूड बनाया है, 3 गुना फूड प्रोड्यूस किया है, बट वो 3 गुना फूड भी सफिशिएंट नहीं था, राइट तो इनका कहना है नॉट सक्सीडेड इन मेकिंग इंडिया टोटली एंड परमानेंटली। टोटली तो नहीं कर पाया था, ना ही परमानेंटली कर पाया था। सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, ठीक है, तो यहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इंडिया टोटली एंड परमानेंटली सेल्फ सफिशिएंट नहीं था फूड के लिए। दूसरा क्या है, एग्रोकेमिकल्स का यूज। एग्रोकेमिकल मतलब क्या है, ये क्या है, केमिकल फॉर्मुलेशंस होते हैं किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जो कि क्या करते हैं बताइए, आपके जो प्लांट्स से उनमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। प्लांट्स में हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं जिससे हम प्लांट को डिजीज फ्री रख पाए, राइट बेटा। तो यहाँ पर ये जो इनका यूज है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था इंडियन फार्मर्स के लिए, या हम बात करें डेवलपिंग इंडिया के लिए, राइट। एज वेल एज दीज हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट, और बेटा इन एग्रोकेमिकल्स के काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स भी थे। ओके अब हार्मफुल इफेक्ट है तो हम क्यों यूज करना चाहेंगे। फिर नेक्स्ट है इन रीजनल टर्म्स ओनली पंजाब हरियाणा स्टेट्स एंड द ईस्टर्न प्लेन्स रिवर गंगाज इन वेस्ट बंगाल स्टेट showed reasonably good result but results were less impressive in other part of India, right? तो ये सारे के सारे किसके ऑप्शन है बताइए बेटा, ये सारे के सारे सही है, ठीक है। इन सारे रीजंस की वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो फेल हो गया। क्या हो गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन फेल हो गया, राइट। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो इतना क्लियर हुआ तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है बताइए। ओके चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस, राइट। तो यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं किसके लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, और आपको इन ऑर्गेनिक फार्मिंग के स्टेटमेंट्स में से करेक्ट वन को चूज करना है, जो कि किसके बारे में बता रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बता रहे हैं, राइट बेटा। तो इनका कहना है ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं, इट यूटिलाइजेस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लाइक बीटी कॉटन। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज करते हैं, जैसे कि बीटी कॉटन, बताइए।
ऑप्शन बी है, मतलब सेकंड है, इट यूजेस ओनली नेचुरली प्रोड्यूस्ड इनपुट्स लाइक कंपोस्ट, राइट। कंपोस्ट क्या होता है, जो प्लांट से वेस्ट निकलता है, राइट, उसमें डिकम्पोजिशन करा के हम खाद बनाते हैं, जो उसको हमने क्या बोला, कंपोस्ट बोला। एंड बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। इट डज नॉट, जैसे गोबर जो खाद है उसका हम यूज करते हैं, ओके। तो इट डज नॉट यूज पेस्टिसाइड एंड यूरिया, क्या इसमें पेस्टिसाइड और यूरिया का हम यूज नहीं करते हैं। क्या इट प्रोड्यूस वेजिटेबल्स रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। तो कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए करेक्ट है, जल्दी बताइए, आपके 5 सेकंड शो होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए क्या होगा। बेटा हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, नेचुरली प्रोड्यूस्ड इनपुट्स लाइक कंपोस्ट जो खाद होता है, और बायो फर्टिलाइजर्स, है ना। तो जो गोबर खाद होता है, जो पेड़ों से बेस निकली होती है, लीफ निकली होती है, उसमें डिकम्पोजिशन करा के जो हम बात करें, आपने कभी किया होगा स्कूल में, है ना, कि एक बहुत बड़ा वो रहता है, उसमें क्या करते हैं, सारी जो पत्ते निकलते हैं, जो वेस्ट निकलता है, राइट, जो वायु वेस्ट निकलता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें फिर वॉर्म्स को छोड़ते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, खाद बनता है धीरे धीरे। तो वही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर्स मतलब ऐसे बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराता है, राइजोबियम हो गया, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गए, नॉस्टोगेनेविना, ऑसिलिटोरिया, ये सारे के सारे बायो फर्टिलाइजर्स में आते हैं। उसके बाद इट डज नॉट यूज पेस्टिसाइड एंड यूरिया। बेटा यही तो होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम केमिकल्स का यूज नहीं करते, राइट। तो बिल्कुल ये सही है, ओके, ये क्या है, सही है, ये एक ही पॉइंट है ना, ये एक ही पॉइंट है। यहाँ पर प्रोड्यूस वेजिटेबल्स रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, राइट। तो इनका कहना है ये विटामिन और जो मिनरल्स है उसमें एनरिच होती है। तो सिंपल सी बात है, जो वैरायटी यूज करोगे उसके अंदर कंटेंट भी वैसा होगा। बट ये दोनों जो है ये किसके बारे में बता रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बता रहे हैं। तो आई थिंक 1 and 3 स्टेटमेंट क्या जाएगा करेक्ट, देख लेते हैं ऑप्शन है क्या। 1 and 3 नहीं, सॉरी 2 and 3 था ना, एक मिनट, 2 and 3 था, हाँ 2 and 3, ओके। तो 2 and 3 कहीं दिख रहा है क्या आपको, ये हाँ, तो ऑप्शन सी क्या है, 2 and 3 करेक्ट है, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल, तो 2 and 3 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। 2 and 3 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कमर्शियली रिलीज्ड इन इंडिया इज। तो पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट था कमर्शियली इंडिया में रिलीज किया गया था, वो कौन सा था, गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर, बीटी ब्रिंजल या बीटी कॉटन। जल्दी बताइए, आपके 5 सेकंड शो होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। तो पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो कि कमर्शियली इंडिया में रिलीज किया गया था वो कौन सा था बेटा, बीटी कॉटन था। क्या था बेटा, बीटी कॉटन। क्या था, बीटी कॉटन, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए तो आगे बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बेटा ओके, चेक कर लिया था ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, Which of the following statement is or are correct with regard to the disadvantage of GM crop, right? तो हमें डिसएडवांटेज के बारे में बताना है कि GM क्रॉप के क्या क्या डिसएडवांटेज थे इन स्टेटमेंट से, राइट? तो पहला है GM क्रॉप कैन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय कॉजिंग एलर्जिक रिएक्शन। इनका कहना है कि GM क्रॉप जो है वो अफेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को, कैसे, ह्यूमन हेल्थ में एलर्जिक रिएक्शन कॉज करके, ओके। दूसरा है ट्रांसजीन्स जो होते हैं इन कमर्शियल क्रॉप्स कैन बी एंडेंजर्ड। ये कैसे हो सकते हैं, कैन एंडेंजर्ड नेटिव स्पीसीज। तो
नेटिव स्पीसीज जो है उसके लिए ये क्या है, ट्रांसजीन जो है वो एंडेंजर्ड है। बट बीटी टॉक्सिन जीन एक्सप्रेस्ड इन पोलन माइट्स एंडेंजर पॉलिनेटर्स लाइक हनी बी। तो इनका कहना है जो ट्रांस जीन है वो एंडेंजर कर रहा है नेटिव स्पीसीज को, वाइल्ड स्पीसीज की वहां की। दूसरा है जो बीटी टॉक्सिन है, अगर ये पोलन में क्या हो जाता है, एक्सप्रेस होता है, तो पोलन में ये एक्सप्रेस होने की वजह से पॉलिनेटर जो है उनकी स्पीसीज एंडेंजर्ड है लाइक हनी बी। ओके, थर्ड जो ऑप्शन है वो है प्रोडक्शन ऑफ जीएम क्रॉप कॉज डैमेज टू द नेचुरल एनवायरमेंट एंड इज ऑलवेज कॉस्टली। तो इनका कहना है कि जो जीएम क्रॉप का प्रोडक्शन है ये क्या कॉज करता है, डैमेज करता है नेचुरल एनवायरमेंट को, है ना, एंड इज ऑलवेज कॉस्टली। और ये जीएम क्रॉप प्रोडक्शन ये है ऑलवेज कॉस्टली होता है। तो ये 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो जीएम क्रॉप के डिसएडवांटेजेस के बारे में बता रहा है, या तीनों हैं, है ना, क्योंकि एक ऑप्शन हमारा डी जो है वो ये भी बोल रहा है ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी बताइए, आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए बेटा क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्यों सही है, देखिए जीएम क्रॉप जो है वो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करती है, कैसे, एलर्जिक रिएक्शन करके। ओके, दूसरा था मैंने बताया था कि ट्रांसजीन जो है वहां की नेटिव जो स्पीसीज है उसको एंडेंजर्ड कर सकती है, उसको खतरे में ला सकती है, उसको विलुप्त की तरफ लेकर जा सकती है। और अगर पोलन ग्रेन में अगर ये बीटी टॉक्सिन चला जाता है तो जो पॉलिनेटर्स है उनकी स्पीसीज भी किस में चली जाएगी, एंडेंजर्ड में, लाइक हनी बी। तो अगर हनी बी से जो हनी बी जो है जिनसे प्लांट पॉलिनेशन शो कराते हैं, अगर हनी भी एंडेंजर्ड में चली गई तो वो प्लांट पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो उस प्लांट के सीड और फ्रूट नहीं बनेंगे, सीड और फ्रूट नहीं बनेगा, तो उस प्लांट की जो स्पीसीज है वो भी एंडेंजर्ड हो जाएगी। राइट बेटा, तो देखिए यहाँ पर कितना बड़ा लॉस हो रहा है हमें। फिर प्रोडक्शन ऑफ जीएम क्रॉप कॉज डैमेज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। जी हाँ, जीएम क्रॉप जो होती है नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या करती है, यहाँ पर डैमेज करती है, और ये हमेशा कॉस्टली होती है। राइट, तो बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे डिसएडवांटेजेस है जीएम क्रॉप के। बच्चों को एडवांटेजेस तो पता होते हैं जीएम क्रॉप के, बट डिसएडवांटेजेस पता नहीं होते हैं, तो वो मैं आपको पूरा आज बता चुकी हूँ। क्लियर है बेटा। और हमने सारे डिसएडवांटेजेस एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी जो क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा उसमें समझ चुके थे। राइट बेटा, चलिए तो यहां पर चेक कर लीजिए एक बार आंसर। एक्सक्यूज मी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या है हमारा, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बेटा कि यहां पर जो टाइप्स ऑफ क्राइजीन है, जैसे कि क्राई 1AB, क्राई 2AB, क्राई 1AC, है ना, और ये अलग, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, हर किसी में ये अपना इफेक्ट शो नहीं करते, हर स्पीसीज में अपना इफेक्ट शो नहीं करते, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। तो आप बताइए इनके टारगेटेड इंसेक्ट्स क्या होंगे। जैसे कि क्राई 1AC जो है उसका टारगेटेड इंसेक्ट क्या होगा, क्राई 2AB जो है उसका टारगेटेड इंसेक्ट क्या होगा, क्राई 1AB का टारगेटेड इंसेक्ट क्या होगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। राइट बेटा, तो देखिए जैसे कि मैं आपसे बात करती हूँ किसकी, क्राइजीन की। किसकी बात करती हूँ, क्राइजीन की। तो मैंने आपको लिखना सिखाया था कैसे, पहले ए आता है या बी। तो यहाँ पर हमें 3 हमने क्राइजीन पढ़े हैं, कौन से, पहले तीनों में लिख लो ए। क्या लिखो, ए। ए के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, बी। राइट, तो हमें यहाँ लिखना है बी, यहाँ भी लिखना है बी। राइट, क्या लिखना है, बी। अब मेरा बी लिखने का मन नहीं कर रहा, तो अब मैं लिखूंगी नेक्स्ट अल्फाबेट सी। क्या लिखूंगी, नेक्स्ट अल्फाबेट सी।
अब है मैं यहाँ पर और क्या लिखूंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखूंगी। तो मैंने लिखा यहाँ पर 1, क्या लिखा 1। अब ए बी 2 है, अगर इसका नाम 1 है, इसके आगे मैंने 1 लगा दिया तो इसके आगे क्या लगाऊंगी बताइए 2, राइट। तो ये तो इन दोनों से डिफरेंट है, तो इसमें तो क्या ही लगाना पड़ेगा मेरे को, 1 ही लगाना पड़ेगा। इसका 2 हमने देखा नहीं। ओके, अब देखिए कैसे याद रखना है आपको बेटा। यहां पर बी आ रहा है, राइट, क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी में बी नहीं होगा। आपको 2 याद रखना है, एक रखना है कॉर्न बोरर याद और दूसरा रखना है वॉल्वॉर्म, राइट। पहला याद रखना है कॉर्न बोरर, दूसरा याद रखना है वॉल्वॉर्म, राइट। तो पहले क्या आ रहा है, कॉर्न वर्ड आ रहा है। कॉर्न में पहला शब्द क्या है, पहला अल्फाबेट क्या है, सी, राइट, क्या है, सी। तो यहां पर बी पे क्या आएगा, सी, बी के साथ क्या आएगा, सी। ओके, तो क्राई 1 ए बी जो है वो उसका टारगेटेड इंसेक्ट क्या है, कॉर्न बोरर। कॉर्न बोरर क्या होते हैं, जो मॉथ होता है, राइट, मॉथ जो होता है उसके लार्वा जो है वो फीड करते हैं मक्के पर। मक्के के जो क्या बोलते हैं हम, मक्के के दाने जो होते हैं वहां पर फीड करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, इन दोनों को मिला देना है, इन दोनों को मिला देना है, और ये दोनों एक कॉमन टारगेटेड इंसेक्ट रखते हैं। देखिए यहां पर ए बी की तो बात कर ली, अब इसको ज्यादा फुटेज नहीं देते। अब हम बात करते हैं नए वाले की, किसकी, ए सी की। तो यहां सी आ रहा है बेटा, सी के साथ हम लेकर आएंगे बी को। बी क्या होगा, बॉल, बी क्या होगा, वॉल। तो वॉल वॉर्म, कौन सा वॉल वॉर्म, कॉम वॉल वॉर्म, कौन, कॉटन वॉल वॉर्म। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वॉल वॉर्म से याद रखना है आपको, ठीक है। तो वॉल वॉर्म से कैसे याद रखोगे, कॉटन वॉल वॉर्म। अगर आपको कॉटन वर्ड याद नहीं रखना तो आप वॉल वॉर्म से, सी है तो सी के साथ बी, बी है तो बी के साथ सी, ऐसे याद रख लेना है, राइट। तो यहां पर आप देखिए आप बहुत इजीली निकाल पाओगे। पहला है क्राइवन एसी, क्राइवन एसी का होता है कॉटन वॉल वॉर्म, क्राइवन एसी का कॉटन वॉल वॉर्म, ठीक है। क्राई 2 ए बी का भी कॉटन वॉल वॉर्म होता है, ये तो गलत हो गया। क्राई 1 ए बी का क्या होता है, कॉर्न बोरर, ना कि कॉटन बॉल वॉर्म। तो हमारा सिर्फ एक ही सही जा रहा है, ओनली ए, क्या जा रहा है, ओनली ए, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, तो क्या आंसर सही है हमारा, बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट कॉज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ बीटी टॉक्सिन, मतलब प्रोटॉक्सिन, टू गेट कन्वर्ट इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म इन द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, राइट। तो इनका कहना है वो क्या है जो कि बीटी टॉक्सिन के इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, जो डेल्टा एंडोटॉक्सिन होता है, कौन होता है, डेल्टा एंडोटॉक्सिन, ये अपने इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, डेल्टा एंडोटॉक्सिन, जिसे हम क्या कहते हैं, बीटी टॉक्सिन, राइट, बीटी टॉक्सिन। ये कैसे फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। कैसे है, इनएक्टिव फॉर्म में, राइट बेटा, कैसे है, इनएक्टिव फॉर्म में। ये कन्वर्ट होता है इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट होगा, एक्टिव बीटी टॉक्सिन के फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा। तो कैसे कन्वर्ट होता है, इसको कन्वर्जन के लिए इसे कैसा चाहिए, एल्कलाइन पीएच चाहिए, राइट। तो यहां पर इस बीटी टॉक्सिन को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए कैसा पीएच चाहिए, एल्कलाइन पीएच चाहिए, राइट। तो होता क्या है, जो इंसेक्ट होते हैं बेटा, इंसेक्ट के मिडगट का जो पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, राइट, मतलब पीएच मोर देन 7, ओके। तो यहां पर जो हमारे इंसेक्ट है उनका पीएच क्या होता है, एल्कलाइन मिडगट का। तो होगा क्या, जब इंसेक्ट
इस बीटी टॉक्सिन को लेंगे, इनएक्टिव फॉर्म को लेंगे, राइट, तो उनके मिडगट में जाके, मिडगट जो है इनका मिडगट कैसा होता है, उसका पीएच कैसा होता है, एल्केलाइन पीएच। तो ये एल्केलाइन पीएच जो होता है बेटा, ये क्या करेगा, इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन को एक्टिव बीटी टॉक्सिन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और अब ये एक्टिव बीटी टॉक्सिन क्या तहलका मचाएगा बेटा, ये एक्टिव बीटी टॉक्सिन जो है ये क्या कराएगा, ये मिडगट में जो एपिथेलियल सेल है, सेल्स में क्या कराएगा, स्वेलिंग कराएगा एंड लिसिस कराएगा, राइट, तोड़ देगा। अब स्वेलिंग एंड लिसिस की वजह से क्या होगा, परफोरेशन हो जाएगा, राइट, परफोरेशन का मतलब छेद हो जाएंगे उसमें, राइट, किसमें छेद हो जाएंगे, मिडगट में। अब मिडगट में छेद हो गया तो उसकी जान नहीं जाएगी, तो जो इंसेक्ट है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, इंसेक्ट की डेथ, राइट बेटा। चलिए तो जल्दी से देख लीजिए क्या बोल रहे हैं ये, टेम्परेचर ऑफ द गट। तो इनका कहना है जो इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन है, मतलब प्रोटॉक्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, किस वजह से, टेम्परेचर की वजह से। किसका टेम्परेचर, गट के टेम्परेचर की वजह से। किसका गट है ये, इंसेक्ट का गट है। नेक्स्ट है एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा। तो इंसेक्ट के सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, यहां पर प्रोटॉक्सिन को टॉक्सिन में कन्वर्ट करते हैं। क्या ये पॉइंट सही है? एंड ऑप्शन सी है, एल्कलाइन पीएच जो होता है गट का, इंसेक्ट के गट का जो एल्कलाइन पीएच होता है वो प्रोटॉक्सिन को टॉक्सिन में कन्वर्ट करता है। या डी ऑप्शन है, देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन, या किसी इस चीज का कोई स्पेसिफिक रीजन ही नहीं है, बस हो जाता है। क्या ऐसा है, जल्दी बताइए। अगर ऐसा होता तो फिर आपके अंदर भी ये हो रहा होता है ना। तो जल्दी बताइए इसका रीजन क्या है। आपके 5 सेकंड शो होते हैं अब। ऑलरेडी मैं सब बता के चल रही हूं, अगर इसके बाद किसी बच्चे का गलत आंसर मिला ना तो सोच लेना, मैं बता रही हूं पिटोगे बहुत बुरे। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा बेटा। यहां पर एक ही रीजन है, एल्कलाइन पीएच ऑफ द मिडगट, है ना। तो मिडगट में एल्कलाइन पीएच की वजह से ये प्रोटॉक्सिन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोटॉक्सिन जो है टॉक्सिन में या एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होता है। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और मैंने कहा है बेटा बीटी टॉक्सिन जो होता है या बीटी कॉटन जो है ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, और इस चैप्टर से ये बोर्ड का भी बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। तो बेटा इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर अभी आप मक्कारी कर रहे हो तो सोच लो आप बोर्ड में भी रोने वाले हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट सीयूईटी उसमें भी रोगे। तो जल्दी से बोलो क्या आप अच्छे से पढ़ रहे हो इस चैप्टर को, जल्दी बताइए। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखो फिर आ गया एक और क्वेश्चन, आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि बीटी टॉक्सिन किल इंसेक्ट बाय, जो बीटी टॉक्सिन होता है वो इंसेक्ट को कैसे किल कर देता है, इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जनरेटिंग एक्सेसिव हीट, creating pores in the midgut epithelial cells leading to cell swelling and lysis, and option D है obstructing a biosynthetic pathway। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या आंसर होगा। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा बेटा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्या करता है बेटा, क्रिएट करता है पोर्स को,
जिसे हम परफोरेशन कहते हैं। मैंने बताया था ना कि दीवार जो है वो किससे बनी हुई है, ईंट से बनी हुई है, राइट। जैसे कि हमने क्या बोला, मिडगट जो है उसकी एपिथेलियल सेल जो है उसी को आप वहां से तोड़ के हटा दो तो उसमें छेद नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो सिंपल सी बात है, यहां पर अगर हम एपिथेलियल सेल की स्वेलिंग और उनका लिसिस कराएंगे तो सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा, खराब हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी। अब सेल डेथ हो जाएगी तो जहां पर वो सेल प्रेजेंट था वहां पर क्या हो जाएगा, पोर बन जाएगा, इसी को तो परफोरेशन कहते हैं। और अगर परफोरेशन होता है तो क्या होगा, जो भी मटेरियल मिडगट में है वो बॉडी में फैल जाएगा, बॉडी में फैल जाएगा तो बॉडी में पॉइजन फैल जाएगा और डेथ हो जाएगी, राइट। तो यहां पर क्रिएटिंग पोर्स इन द मिडगट एपिथेलियल सेल्स लीडिंग टू द सेल स्वेलिंग एंड लिसिस। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी फिर से मीठी टॉक्सिन के ऊपर आ गया, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही थी इतना इजी में मत लेना इस चीज को, है ना। इजी में मतलब इजी तो काफी ज्यादा है, बट ऐसे ही नहीं है कि छोड़ दिया है, चलो कोई बात नहीं, एक टॉपिक नहीं आता, हमने नहीं पढ़ा तो क्या हो गया। बेटा सीधे सीधे बोल रही हूँ, अभी इतने क्वेश्चन आपने देख चुके हैं और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू कॉटन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कॉटन वॉलवॉर्म। तो बेटा यहाँ पर कॉटन प्लांट में वो कौन सा क्राइजीन जो है उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है टू प्रोटेक्ट कॉटन फ्रॉम कॉटन वॉलवॉर्म, जल्दी बताइए। कॉटन वॉलवॉर्म क्या है, कॉटन वॉलवॉर्म इंसेक्ट है, पेस्ट है जो कि कॉटन को खराब कर देता है। ओके, तो हमें इस कॉटन को कॉटन वॉलवॉर्म से प्रोटेक्ट करना है, तो कॉटन के प्लांट में हम कौन सा क्राइजीन को इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो जल्दी बताइए, आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। इन्होंने कहा है क्राई2AC एंड क्राई1AB, दूसरा है BTAC एंड BTAB, सी ऑप्शन है क्राई1AC एंड क्राई2AB एंड डी ऑप्शन है निफ जीन्स। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए, आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। देखिए यहां पर इसने कॉटन को खराब कर दिया, ये देखो कॉटन को खराब कर दिया और ये हेल्दी कॉटन दिख रहा है। ओके, तो ये क्या है बेटा, बताइए। यहां पर हमने क्राइजीन का इंट्रोडक्शन कर दिया है, तो जल्दी बताइए क्या है आपका आंसर। अभी मैंने बताया था मैम, आपने क्राई2AC जैसी कुछ चीज तो नहीं बताई थी, तो ये तो नहीं होना चाहिए, राइट। और मैम आपने बताया था कि क्राई1A बी के साथ आता है सी, और सी का मतलब था कॉर्ड, तो मैम ये भी नहीं होगा, है ना। फिर बेटा BTAC और BTAB तो हमने नहीं लिखा था, बट मैंने क्या बोला था, क्राई1AC एंड क्राई2AB ये दोनों जो है इनका टारगेटेड इंसेक्ट क्या होता है, कॉटन वॉलवॉर्म, राइट। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलिए आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द निमेटोड दैट अटैक द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। अब सिंपल सी बात है इंडिया में बहुत ज्यादा टोबैको का यूज किया जाता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आपको, राइट। बट टोबैको प्लांट जो होता है बेटा, इसके आप ऐसे कोई भी खेती नहीं कर सकता, राइट। इसका कोई भी ऐसे खेती नहीं कर सकता, इसके लिए आपको गवर्नमेंट से लीगल
क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, तभी आप टोबैको प्लांट का क्या कर सकते हैं, क्रॉप मतलब जो टोबैको क्रॉप है उसको आप लगा सकते हैं। राइट बेटा, तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है टोबैको का। मैं आपको जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रही थी मैंने वहाँ बताया था कि साइंटिस्ट को पता नहीं क्या प्यार था टोबैको प्लांट से, जो भी एक्सपेरिमेंट है ज़्यादातर इस पे कर देते थे वो, है ना। तो अब भाई काफ़ी ज़्यादा डिमांड में था टोबैको, लोग काफ़ी ज़्यादा इनटेक करते थे इसका, च्यूइंग के फॉर्म में, स्मोकिंग के फॉर्म में, राइट। तो अब टोबैको प्लांट जो है इसमें बीमारी देखने को मिली। क्या बीमारी दिखी, एक निमेटोड होता है, क्या होता है, एक निमेटोड होता है। वो निमेटोड का नाम होता है जो आप बताओगे अभी, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। वो क्या करता है, रूट नॉट फॉर्म करता है, राइट, है ना, गॉल फॉर्मेशन करके रूट नॉट फॉर्म करता है। तो और इसके फॉर्मेशन से होता क्या है, ये जो नेमेटोड होता है ये पैरासाइट है टोबैको प्लांट पर। क्या है, पैरासाइट है। तो बेटा ये क्या है, जो वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है रूट में, है ना, जो टोबैको प्लांट की रूट है उसमें एब्जॉर्ब नहीं होने देता। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्विंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्टार्विंग हो जाएगी। तो बताइए आप क्या दिक्कत है, कौन सा है वो निमेटोड जो कि टोबैको प्लांट की रूट को अटैक करता है। ऑप्शन ए है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, ऑप्शन बी है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ऑप्शन सी है मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा एंड ऑप्शन डी है टीनिया सोलियम। जल्दी बताइए कौन सा निमेटोड जो है वो टोबैको रूट को खराब करता है, अटैक करता है। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 टाइम अप, टाइम अप। क्या होगा बेटा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा। मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा जो है ये क्या है, निमेटोड है जो कि टोबैको प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करता है, अटैक करता है। क्लियर है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, क्या हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मैनी रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स वर्ल्ड वाइड हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज। तो बेटा यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक जो है, कितनी रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक जो है उसको अप्रूव किया गया है ह्यूमन के लिए। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूं, मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर रही हूं। मैं किसकी बात कर रही हूं, वर्ल्ड वाइडली कितने ऐसे रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक हैं जो कि ह्यूमन पर या ह्यूमन के लिए अप्रूव्ड किए गए हैं। 13, 25, 30 या 40। आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए बेटा कितने यूज किए जाते हैं, 30। कितना, 30। तो 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं, किसके लिए, ह्यूमन के यूज के लिए। ओके, क्या इतना क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो बेटा जल्दी जल्दी इस सेशन को लाइक और शेयर तो कर दीजिए, फटाफट कीजिए, बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए इस चीज में, बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द गिवन फिगर। अच्छा ए कहाँ है, अच्छा ओके समझ में आ गया, ये है ए, ये क्या है, ए है। तो यहाँ पर हमें ए फाइंड करना है, क्या है। तो देखिए यहाँ पर बेटा ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किसका स्ट्रक्चर है, प्रो इंसुलिन का। और ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये है मैच्योर इंसुलिन का स्ट्रक्चर। किसका है, मैच्योर इंसुलिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हम बात करें इनकी, ये क्या है जल्दी बताइए, ये ए चेन और बी चेन है। क्या है, ए चेन है और बी चेन है, और ये है सी चेन। ये क्या है, सी चेन, राइट। यहां पर मैच्योर इंसुलिन में सी चेन का कोई भी रोल नहीं होता। क्लियर है या नहीं, सी चेन
कुछ नहीं करता। तो यहाँ पर जब प्रो इंसुलिन इंसुलिन में मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट होता है तो इससे सी चेन को हम क्या कर देते हैं, डिटैच कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये क्या दिख रहा है बेटा, ये सी चेन है, राइट, सी पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड सी चेन कहीं दिया है, कहीं आंसर, अच्छा हाँ दिया है ना, ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर। ओके, ये जो आपको दिख रहा है बेटा ये क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये क्या है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके चलिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं बेटा, ये करेक्ट है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बेटा इंसुलिन से भी इस चैप्टर पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इंसुलिन से, बीटी कॉटन से और एडीए जीन थेरेपी, राइट, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको याद रखना है ये सारे, मतलब ये चैप्टर जो है ना, मैं सही बताऊँ ना तो इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी ट्रांसजेनिक एनिमल से क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। यहाँ पर बीटी कॉटन से क्वेश्चन बन गए, गोल्डन राइस से क्वेश्चन बन जाता है सीधा। तो यहाँ पर आप ऐसा चूज नहीं कर सकते कि भाई इसी से क्वेश्चन बनेगा, तो वो तो किसी भी चैप्टर में आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को चूज नहीं कर सकते हैं, बट हमें ये तो पता है कि भाई इससे कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the structure of pro-insulin and mature insulin are not correct। तो बताइए यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिए गए, इन 5 स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट मैच्योर इंसुलिन के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ प्रो इंसुलिन एंड मैच्योर इंसुलिन आर नॉट करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो बताइए बेटा, पहला क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रो इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ए, बी एंड सी। तो ये बिल्कुल सही है बेटा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है, प्रो इंसुलिन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, राइट, एक मिनट, बस एक मिनट, ठीक है। तो ये कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन दिख रही है आपको, 3 दिख रही है कि नहीं दिख रही, 1 2 3, ठीक है। तो बिल्कुल पहला तो सही है। आप जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन से सही है। फर्स्ट मैं बता चुकी हूं कि फर्स्ट वाला करेक्ट है। तो ये कौन सी है, सी, चेन सी, ये है चेन सी, ये है चेन ए और ये है चेन बी, राइट। अब आप बताइए, पहला स्टेटमेंट तो मैंने बता दिया कि ये करेक्ट है, बाकी आप बताइए। ऑप्शन सेकंड कह रहा है सी पॉलीपेप्टाइड चेन विथ 33 अमाइनो एसिड्स रिमूव्ड प्रायर टू इंसुलिन फॉर्मेशन। इनका कहना है जो पॉलीपेप्टाइड सी चेन होती है उसमें 33 अमाइनो एसिड्स होते हैं और इसे रिमूव कर दिया जाता है प्रायर टू इंसुलिन फॉर्मेशन, है ना। इंसुलिन फॉर्मेशन के बनने से पहले ये सी पॉलीपेप्टाइड चेन को रिमूव कर दिया जाता है। ऑप्शन थर्ड है मैच्योर इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 51 अमाइनो एसिड। इनका कहना है कि एक मैच्योर इंसुलिन में 51 मतलब 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, अरेंज इनटू 2 पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड बी, राइट। किस में अरेंज होते हैं ये 51 अमाइनो एसिड, ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन में। फोर्थ ऑप्शन है पॉलीपेप्टाइड चेन ए हैज 30 अमाइनो एसिड्स एंड पॉलीपेप्टाइड चेन बी हैज 21 अमाइनो एसिड्स।
एंड फिफ्थ है पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड बी आर इंटरकनेक्टेड बाय ओनली वन एस लिंकेज, राइट। तो जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 टाइम अप, टाइम अप। बेटा 2 तो आपको मैंने ही बता दिया, कैसे, एक तो ये बता दिया, दूसरा उस स्ट्रक्चर से ये बता दिया, है ना। तो ये गलत है, यहां पर 1 नहीं, वहां देखो कितने बनाए मैंने 2, तो यहां पर कितना होगा 2 डाइसल्फाइड लिंकेज होंगे, राइट। वहीं पर ऑप्शन 4 बोल रहा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन ए जो होती है इसमें बेटा 30 अमाइनो एसिड नहीं 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और जो पॉलीपेप्टाइड बी चेन है इसमें 21 नहीं 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं, राइट। तो ये वाला भी गलत हो गया। अब देखिए ये मैच्योर इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ए और बी, और इन दोनों को मिलाकर 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो ये तो हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट है सी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये प्रो इंसुलिन में प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट होती है? प्रो इंसुलिन में। और ये सी पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 33 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये भी सही है, तो हमें नॉट करेक्ट बताना था। क्या बताना था? नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट कौन हो जाएगा? 4th एंड 5th। तो हम देख लेते हैं एक बार 4th एंड 5th कहीं पर है क्या। चलिए जल्दी बताइए। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको यहां पर बना दिख रहा है ये किसका है? प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। किसका है? प्रो इंसुलिन का। अगर इंसुलिन का बनाएंगे हम तो इंसुलिन में क्या होगा बेटा, जल्दी बताइए। सिर्फ ये 2 चेन होंगी, है ना, और इन 2 चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे। ये चेन ए और ये होगी और ये चेन बी। चेन ए में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं बेटा? चेन ए में होते हैं 21 अमाइनो एसिड, राइट। चेन बी में कितने होते हैं? 30 अमाइनो एसिड। चेन सी में कितने होते हैं? 33 अमाइनो एसिड, राइट। ए का मतलब क्या है? अमाइनो एसिड। तो ये क्या है बेटा हमारा? ये है हमारा मैच्योर इंसुलिन। क्या है? मैच्योर इंसुलिन, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? बताइए, तो हम आगे बढ़ जाएं। ओके, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा 4th एंड 5th इनकरेक्ट था ना, नॉट करेक्ट पूछा था, तो 4th एंड 5th क्या है? इनकरेक्ट। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। 4th एंड 5th क्या है बेटा? इनकरेक्ट। तो जल्दी फटाफट सारे बच्चे इसी बात पे सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, जल्दी कीजिए। क्या हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या बोल रहा है, जल्दी बताइए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है? अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हिम्यूलिन इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हिम्यूलिन क्या है बेटा? हिम्यूलिन है ह्यूमन का इंसुलिन, हिम्यूलिन, राइट। ह्यूमन इंसुलिन को क्या कहा? हिम्यूलिन। 2 वर्ड से मिलाकर हमने बनाया है हिम्यूलिन को। ह्यूमन प्लस इंसुलिन, वही हैशटैग वाला, है ना, कि भाई 2 नाम, एक कपल के 2 नाम, है ना, एक का एक नाम, और दोनों को तोड़ के एक हैशटैग बना दिया। आजकल शादियों में बहुत ज़्यादा कॉमन चल रहा है। तो वैसे यहाँ पर हैशटैग आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करा हमने, जल्दी बताइए। यहाँ से ह्यूमन से लिया हिम और इससे लिया लिन, राइट। तो ये क्या हो गया? हिम्यूलिन। तो ह्यूमन के इंसुलिन को क्या कहा? हिम्यूलिन। इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखते हैं क्या है। ये 6
स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पर एक करेक्ट सीक्वेंस बनाना है इन 6 स्टेटमेंट का। तो क्या मैं ये हैशटैग को हटा दूं? जल्दी बताइए, क्या ये हैशटैग कब हटा दूं? तो आप भी सोच रहे होंगे कि हमारे नाम का हैशटैग क्या बनेगा। बेटा उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा, है ना, अच्छी डिग्री लेनी पड़ेगी, ठीक है, अच्छा खासा पैकेज होगा, फिर जाके हैशटैग बनेगा। तो सोच लो पहले, हैशटैग बनाने से पहले इतना बड़ा जो आपको काम करना है, पहले उसके बारे में सोचो, फिर हैशटैग के बारे में सोचना। तो हम चलते हैं। ओके, तो क्या बोल रहे हैं बेटा, ये क्या बोल रहे हैं? मैम आप सुनिए क्या बोल रहे हैं ये। तो इनका कहना है सिंथेसिस ऑफ जीन मतलब डीएनए फॉर ह्यूमन इंसुलिन आर्टिफिशियली। ऑप्शन बी है कल्चरिंग रिकॉम्बिनेंट इकोलाई इन बायोरिएक्टर्स। ऑप्शन थर्ड है प्यूरिफिकेशन ऑफ ह्यूमुलिन। ऑप्शन फोर्थ है इंसर्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू प्लाज्मिड। एंड ऑप्शन 5 है इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू ई कोलाई। एंड ऑप्शन 6 है एक्सट्रैक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट जीन प्रोडक्ट फ्रॉम ई कोलाई। बताइए क्या सीक्वेंस होगा इन 6 स्टेटमेंट का? मैंने तो बना लिया अपने मन में, पहले मैं आपसे पूछ लूं, है ना, पहले आपको प्रायोरिटी देती हूं मैं हमेशा, फिर उसके बाद मेरी चलती है। तो पहले आपसे शुरुआत करते हैं। तो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 टाइम अप। टाइम अप। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा आपका। तो देखिए बेटा, मैच कीजिए मेरे आंसर से। पहला होगा यहां पर सिंथेसिस ऑफ जीन डीएनए फॉर ह्यूमन इंसुलिन आर्टिफिशियली। ठीक है भाई, तो ये तो मेरा 1 हो गया, सीक्वेंस 1 मैंने निकाल लिया। फिर मुझे इस ह्यूमन जीन इंसुलिन को इंसर्ट करना है प्लाज्मिड के साथ। किसके साथ? प्लाज्मिड के साथ। तो मुझे मिल गया। फिर क्या करना है? इस रिकॉम्बिनेंट इंसर्शन हो गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मुझे इंट्रोड्यूस करना है होस्ट सेल में, मतलब इकोलाई में। तो ये हो गया ऑप्शन थर्ड, सीक्वेंस थर्ड। उसके बाद मैं क्या करूंगी, जल्दी बताइए क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर अब मैं कल्चर करूंगी। क्या करूंगी जल्दी बताइए? कल्चर करूंगी इस रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई को। किसमें? बायो रिएक्टर्स में। किसमें बेटा? बायो रिएक्टर्स में। तो ये हो गया हमारा कौन सा? फोर्थ ना। तो ये हो गया हमारा फोर्थ। उसके बाद क्या जाएगा हमारा? जल्दी बताइए। उसके बाद जाएगा हमारा सिक्स्थ, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट जीन प्रोडक्ट फ्रॉम ई कोलाई। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ एंड लास्ट वन, प्यूरिफिकेशन, राइट, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। तो ये होगा हमारा सिक्स्थ। तो अब आप मैच कर लीजिए क्या होगा हमारा? 1 1 के बाद 4, 1 के बाद क्या है बेटा? 4 है। 4 के बाद क्या है आपका? फिफ्थ। फिफ्थ के बाद क्या है? फिफ्थ के बाद है आपका सेकंड। सेकंड के बाद क्या है? एक मिनट, वेट अ मिनट बेटा, यहां पर क्या होगा? पहले क्या होगा जल्दी बताइए? फोर्थ, फिफ्थ, हाँ सही तो है। फिर क्या होगा? सेकंड, सेकंड के बाद होगा सिक्स्थ, सिक्स्थ के बाद होगा हमारा थर्ड, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन बनता है। ये हमारा क्या हो गया? ऑप्शन बन गया। एक बार चेक कर लेते हैं हम। चलिए तो चेक करते हैं बेटा इसको हम। ऐसा कोई सीक्वेंस बन रहा है कि आगे? तो पहले है फर्स्ट, फर्स्ट के बाद है फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, सेकंड सिक्स थर्ड। मतलब मेरे हिसाब से तो सी आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए? सी आंसर होना चाहिए। हाँ सही है। तो सी ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों को डाउट है एक बार फिर से सोचिए, वो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके आगे बढ़े बेटा। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एंड क्वेश्चन नंबर 15 की डिमांड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो बेटा सर्कल कर लो जरा। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट अबाउट जीन थेरेपी इन ADA डेफिशिएंसी। तो बेटा यहां पर ADA डेफिशिएंसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट, जीन थेरेपी जो होती है ना
तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? चलिए बताते हैं कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है लिम्फोसाइट, है ना। लिम्फोसाइट क्या है? WBC है। क्या है? WBC फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड आर टेकन आउट एंड कल्चर। तो बेटा यहाँ पर क्या किया जाता है? पेशेंट की लिम्फोसाइट को बाहर निकाला जाता है, उसको कल्चर किया जाता है और उसको फिर से वापस डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो सही है। आगे आप बताइए। एक बता दिया मैंने, बाकी आप बताएंगे, तो जल्दी जल्दी बताइए। दूसरा ऑप्शन है फंक्शनल। बेटा सुनो, मैं हमेशा आपको करेक्ट नहीं बताती, कभी कभी घुमाती भी हूँ, तो हमेशा मेरे पर डिपेंड मत रहना। ये मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। मैंने ऐसा लगा एक्सक्यूज मी, मैंने ऐसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये सही हो गया क्योंकि मैम ने बोला है। अभी सोचो, है ना, सोचो, फिर वो भावुक हो जाती हूँ मैं, तो जल्दी जल्दी कर देती हूँ, बट वो आपके लिए है। नेक्स्ट है अ फंक्शनल ADA मतलब cDNA इज इंट्रोड्यूस्ड इन दीज लिम्फोसाइट। तो क्या करते हैं बेटा फंक्शनल ADA में क्या होते हैं? ADA की डेफिशिएंसी होती है, राइट। तो यहां पर क्या किया जाता है? फंक्शनल ADA को इंट्रोड्यूस किया जाता है किसमें? लिम्फोसाइट में। जो लिम्फोसाइट बाहर निकाले थे, इन लिम्फोसाइट में फंक्शनल ADA को इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर बाद में डाल दिया जाता है, ऐसा इनका कहना है। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट आर then reintroduced into the body of patient। इनका कहना यही है कि पहले ये कर दिया, पहले निकाला, फिर ये कर दिया, फिर इसको वापस पेशेंट के अंदर लिम्फोसाइट को डाल दिया गया। और ऑप्शन डी है पेशेंट डज नॉट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। तो इनका कहना है ये प्रोसेस एक बार कर दो, जिंदगी भर फुर्सत, अब इसकी बार बार जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं डायलिसिस की, है ना, हीमोडायलिसिस में बार बार आपको जरूरत पड़ती है, फ्रिक्वेंट आपको हर महीने जाना पड़ता है डायलिसिस कराने। तो ऐसा इनका कहना है कि इसमें एक बार लिम्फोसाइट को निकालो, उसमें फंक्शनल ADA को डालो, फिर से उसको रीइंट्रोड्यूस कर दो पेशेंट में, तो जिंदगी भर के लिए फ्री हो गए। अब ये नहीं करना, पीरियडिकली ये चीज़ नहीं होती, ऐसा इनका कहना है। क्या ये सही है? जल्दी बताइए। तो बेटा ये गलत है। ये क्या है? गलत। पीरियोडिक इन्फ्यूजन कराना पड़ता है किसका? ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट का। इसीलिए परमानेंट मेथड नहीं है किसकी? ADA को क्योर करने के लिए, ADA डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए ये परमानेंट मेथड नहीं है। ये तीनों पॉइंट ADA के बारे में सही है और हमें तो क्या चुनना था? इनकरेक्ट वन। तो हमने तो बेटा यहाँ पर इनकरेक्ट वन को चूज कर लिया, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो क्या जाएगा? करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन क्या जाएगा? करेक्ट आंसर, राइट। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ट्रांसजेनिक शीप फ्रॉम द फॉलोइंग्स। तो यहां पर बेटा आपको ट्रांसजेनिक शीप के बारे में बताना। शीप का मतलब क्या होता है? भेड़। क्या? भेड़, राइट, जिससे आप ऊन लेते हो, है ना। तो बताइए ट्रांसजेनिक शीप कौन सी है? रोजी, डोगी, ट्रेसी या एंडी? बताइए कितने प्यारे नाम है, रोजी, डोगी, ट्रेसी एंड फ्रैकी टैकी एंड एंडी। बताइए क्या होगा? कौन सा नाम अच्छा लग रहा है आपको? डोगी अच्छा लग रहा है, रोजी अच्छा लग रहा है, या ट्रैकी अच्छा लग रहा है, या एंडी अच्छा लग रहा है? मैम हमें तो एंडी अच्छा लग रहा है। कुछ बोलेंगे अरे यार एंडी तो बहुत पुराना हो गया है, आप तो डोगी अच्छा लग रहा है, राइट। जल्दी बताओ, हो गया ये डोगी एंडी। जल्दी बताइए क्या होगा? आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। तो बेटा यहाँ पर बाकी के नाम नहीं पता होंगे, बट ये तो पता है रोजी तो क्या है? ट्रांसजेनिक काऊ है। क्या है? ट्रांसजेनिक काऊ, है ना, सही पकड़े। नेक्स्ट ट्रेसी। ट्रेसी जो है बेटा ये है ट्रांसजेनिक।
शीप। और इन्होंने क्या यही पूछा था? क्या इन्होंने ट्रांसजेनिक शीप के बारे में ही पूछा था? तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो चलिए भाई, ऑप्शन सी वाले एक बार देख लीजिए। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं तो ऐसे लगा लीजिए। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, किसी को कहीं दर्द हो रहा है पेट में, सर में? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एंड क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है यहाँ पर हमें फिर से वो मिलन आधा अधूरा जो है उसे पूरा कराना है, मतलब मैच द कॉलम कराना है, राइट? तो कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ हमें क्या करना है? फिक्स करना है। एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन कोड्स। ओके, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इसकी जोड़ी किसके साथ बनेगी? एड्स के साथ, जीन थेरेपी के साथ, या एम्फाइसिमा के साथ, या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट के साथ? जल्दी बताइए, आपके 5 सेकंड शो होते हैं अब। वहीं पर हम ट्रांसपोजोन की बात करें तो एड्स या जीन थेरेपी या एम्फाइसिमा या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट? ऑप्शन सी है एलाइसा। कितना प्यारा नाम है, एलाइसा, राइट? तो एलाइसा, एड्स, जीन थेरेपी, और आपका क्या हो जाएगा? एम्फाइसिमा एंड मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। एंड लास्ट वन इज रेट्रोवायरल वेक्टर। तो रेट्रोवायरल वेक्टर को हम कहाँ यूज करेंगे? एड्स में, जीन थेरेपी में, एम्फाइसिमा में, या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट में? सबसे इजी पिक कौन सा होगा आपके लिए? हाँ, चलो तरीके सीखते हैं। सबसे इजी पिक कौन सा होगा? जल्दी बताइए, इजी पिक बताना आपको। इजी कौन सा होगा? इजी पिक। ओके, तो सारे बच्चों के मन में आया होगा मैम ऑप्शन सी, एलाइसा। एलाइसा जो है इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे। ये तो क्या है? डायग्नोस्टिक टेक्निक है। किसके लिए? एड्स के लिए, राइट? तो मैम ये हमें पता था, ये हमें पता था। इसके अलावा कुछ आइडिया नहीं है बेटा। फिर मैं बोलूँगी थोड़े मन की भावनाओं से देखो, और थोड़ा मन की भावनाओं से देखो। तो रेट्रोवायरल वेक्टर दिख रहा है। रेट्रोवायरल वेक्टर को हम यूज करते हैं कहाँ पर? एनिमल्स पर। और जीन थेरेपी किस पे यूज करेंगे? एनिमल्स पर। जीन थेरेपी, फर्स्ट जीन थेरेपी कहाँ की गई थी? एडीए डेफिशिएंसी, 4 साल की लड़की के ऊपर की गई थी, राइट? तो यहाँ पर रेट्रोवायरल वेक्टर किस पर यूज करते हैं? एनिमल्स पर। और एनिमल्स में होती है जीन थेरेपी। तो ये हो गया हमारा डी ऑप्शन। अब याद रखना है बेटा, एम्फाइसिमा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, तो यहां पर ये हो गया ए। और इसको याद रखना है ट्रांसपोजोन। तो ट्रांसपोजोन क्या होता है बेटा? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट होता है। ट्रांसपोजोन क्या होता है? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। तो ये हो गया हमारा बी। तो क्या होगा हमारा? 3 4 1 2, 3 4 1 2, राइट? चलिए बेटा चेक करें। 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 3 4। अच्छा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये है हमारा करेक्ट आंसर। ओके, तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है बताइए? तो हम आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए बेटा। नेक्स्ट है फिर से मिलन आधा अधूरा को हमें पूरा कराना है। तो यहाँ पर ट्रांसजेनिक एनिमल्स दिए गए हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉलम 2, और इनके जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है उनको उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ मेल करना है, मिलन करना है, राइट? तो जल्दी बताइए, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस क्या है? ट्रांसजेनिक वैरायटी है किसकी? राइस की। किसकी? राइस की। इसमें हमने क्या किया था? डैफोडिल से बीटा कैरोटीन के जीन को एक्सट्रैक्ट किया और उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया किसके साथ? टीआई प्लाज्मिड के साथ, और इसे इंट्रोड्यूस किया कहां पर बताइए? राइस में। ओके, टेम्पलेट स्ट्रेन ऑफ राइस में इंट्रोड्यूस किया। क्यों किया? क्योंकि हमें क्या चाहिए थे? विटामिन ए एनरिच्ड फूड चाहिए था। तो यहां पर
बीटा कैरोटीन जो है वो हमने यहाँ पर फिक्स किया था, तो बीटा कैरोटीन जो है वो क्या है, प्रोविटामिन ए है। प्रोविटामिन ए को लिवर जो है वो किस में कन्वर्ट करता है, विटामिन ए में। तो यहाँ पर ये गोल्डन राइस जो है वो एनरिच्ड है विटामिन ए से। किससे, विटामिन ए से। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंट, क्या है, हाई ईल्ड एंड पेस्ट रेजिस्टेंट। तो बीटी कॉटन क्या है, हाई ईल्ड एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, राइट। जल्दी जल्दी बेटा बताइए, 2 तो हो गए है ना, और जल्दी बताइए, 5 सेकेंड आपके खत्म होने वाले हैं, जल्दी जल्दी। फ्लेवर सेवर क्या है, ट्रांसजेनेटिक वैरायटी है। क्या है, फ्लेवर सेवर जो है ये ट्रांसजेनेटिक वैरायटी है। ट्रांसजेनिक वैरायटी किसकी, टोमेटो की। किसकी, टोमेटो की। तो ये क्यों किया गया था, ये ट्रांसजेनिक वैरायटी क्यों बनाई गई थी टोमेटो की, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, राइट। तो बेटा क्या होता था, जब खेतों से अनाज निकाल लिया जाता था, फ्रूट्स निकाल लिए जाते थे, फल जो है वो निकाल लिया, सब्जी निकाल लिया, तो उसके बाद क्या होता था, जब इनको मार्केट में पहुंचाया जाता था, राइट, या इनको स्टोर किया जाता था, तो बहुत जल्दी ये खराब हो जाते थे। क्यों हो जाते थे, क्योंकि इनके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज, जो कि क्या करता है, इसको सॉफ्ट कर देता है, हमारे फ्रूट को सॉफ्ट कर देगा। फ्रूट सॉफ्ट हो जाएंगे तो जल्दी से खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, राइट। तो हमने क्या किया है, इस जीन का एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दिया, साइलेंस कर दिया विद द हेल्प ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, राइट बेटा। तो यहां पर ये क्या किया हमने, ये क्यों किया, इस वैरायटी में हमने ऐसा क्यों बनाया, इस वैरायटी को हमने जो फ्रूट है, जो सब्जियां हैं, उसकी लाइफ को, सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए ये सब कुछ करा है। तो यहां पर हमने फ्लेवर में क्या किया, इंक्रीज की उसकी सेल्फ लाइफ को। नेक्स्ट है डी, रोजी काउ। अभी मैंने बताया रोजी काउ जो है ये भी ट्रांसजेनिक वैरायटी है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है, या मैं बात करूं ये क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल है, जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। क्यों किया गया है, क्यों किया गया ऐसा, प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क बनाने के लिए। किसके लिए, प्रोटीन एनरिच मिल्क बनाने के लिए। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन डी। क्या हो गया, ऑप्शन डी, राइट बेटा। तो जल्दी देखिए क्या होगा, 3 4 3 4 2 1 3 4 2 1 क्या होगा बेटा, 3 4 2 1। पहला ही आंसर दिख रहा है मुझे, 3 4 2 एंड 1, 3 4 2 1। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े बेटा, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, एंड क्वेश्चन 19 है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है, चोरी करना। बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है, चोरी करना। ये चोरी आप नहीं कर रहे हैं, ये चोरी कर रही है मल्टीनेशनल कंपनीज। कौन कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज। और जो अदर कंपनीज है वो चोरी कर रही है किसके, बायो रिसोर्सेज की, राइट भाई। तो क्या हो गया, बायो रिसोर्सेज की चोरी कर रही है बेटा विदाउट परमिशन। किसकी परमिशन, गवर्नमेंट की परमिशन। विदाउट गवर्नमेंट परमिशन अगर आप बायो रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, बायोपायरेसी। और आप उसके लिए पे भी नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए पे भी नहीं कर रहे हो, तो इससे हम कहते हैं बायोपायरेसी। तो क्या है, इलीगल रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो शुरुआत मैंने कर दी है, आगे आप स्टार्ट कीजिए जल्दी जल्दी। दूसरा है बायोपेटेंट। बायोपेटेंट का मतलब क्या होता है, जीन साइलिंग, एफर्ट टू फिक्स अ नॉन फंक्शनल जीन या राइट गारंटेड फॉर बायोलॉजिकल एंटिटीज। एंड जीन थेरेपी क्या होता है, एंड आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है। ओ अभी मैंने नाम लिया था आरएनए इंटरफेरेंस का, अगर याद आया होगा तो अभी एक तो आपसे यहीं के यहीं बन जाएगा तुरंत। जल्दी बताइए मैम, आपने आरएनए इंटरफेरेंस बताया था जीन साइलेंसिंग। आरएनए इंटरफेरेंस में हम क्या करते हैं, जीन के एक्सप्रेशन को साइलेंस कर देते हैं। कैसे करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाकर। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है उससे जुड़ जाता है रिस्क फैक्टर। कौन जुड़ जाता है,
रिस्क फैक्टर। और डाइसर जो क्या है, डाइसर क्या करता है, इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, इसके फ्रेगमेंट्स बना देगा। और जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे तो ये ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा प्रोटीन में, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो यहाँ पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इफेक्ट किसके होने पर देखने को मिलते हैं, प्रोटीन के होने पर। तो बेटा यहाँ पर हम आरएनए इंटरफेरेंस में क्या करते हैं, जीन की साइलेंसिंग करते हैं। बायो पेटेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। जीन थेरेपी का मतलब पता है, जीन थेरेपी क्या होता है? तो जीन थेरेपी का मतलब होता है यहां पर एफर्ट्स टू फिक्स द नॉन फंक्शनल जीन। जीन थेरेपी का मतलब क्या है, एफर्ट्स टू फिक्स नॉन फंक्शनल जीन। बायो पेटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं बताती हूँ बायो पेटेंट क्या होता है। अब मैं क्या कर रही थी, एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी। क्या कर रही थी, एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, और मैं बना रही हूं एक कॉस्मेटिक क्रीम, राइट। जैसे कि आज काफ़ी ज़्यादा फेमस है आजकल के उसमें कोरियन प्रोडक्ट्स, क्या, कोरियन प्रोडक्ट्स, है ना। कोरियन जैसी स्किन पाने के लिए कोरियन प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, और काफ़ी महंगे आते हैं, है ना। तो अब मैंने सोचा क्यों ना कोरियन प्रोडक्ट बनाया जाए, है ना। हमारे इंडिया की स्किन के हिसाब से, जो स्किन टेक्सचर है उस हिसाब से एक ऐसा प्रोडक्ट प्रिपेयर किया जाए जो कि इंडियन स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, स्किन को काफ़ी हेल्दी ग्लोइंग बना रहा है, राइट, फेयर बना रहा है। तो मैंने बोला पिगमेंटेशन, डीपिगमेंटेशन, ओके समझ में आ गया भाई। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो कि इंडियन स्किन पे पूरा बैठ रहा है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो भाई कोई दूसरा मेरे इस प्रोडक्ट को अपना ना कहने लगे, मुझे क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से इस प्रोडक्ट को पेटेंट कराना पड़ेगा। हमने पढ़ाया था बायो पेटेंट, है ना, कि है इंडिया की चीज़, ओरिजिन इंडिया का, पर पता चले दूसरी कंट्रीज पेटेंट करा के बैठी है उस पर। तो यहाँ पर बायो पेटेंट का मतलब होता है अपने नाम का ठप्पा लगवाना कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इस पे किसी और का हक नहीं है। तो बायो पेटेंट का मतलब क्या होता है, राइट ग्रांटेड फॉर बायोलॉजिकल एंटिटीज। तो यहाँ पर आपके पास राइट है आपकी बायोलॉजिकल एंटिटीज के लिए, ओके। तो ये हो गया हमारा बी। तो आंसर क्या होगा, 3412, ओ सॉरी 3412, हाँ यही तो है, 3412 डायरेक्ट आंसर आ गया वो 3412, यही बोल रहे थे हम 3412। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं आगे। क्या आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है बेटा, द ऑर्गेनाइजेशन विच मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। तो बेटा ऐसी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वैलिडिटी प्रोवाइड करता है जीएम रिसर्च के लिए, मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिसर्च के लिए, एंड क्या, सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, जो कि ध्यान में रखता है कि भाई जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आप पब्लिक सर्विसेज के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये पब्लिक के लिए सेफ है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा। सिंपल सी बात है, अगर एक कोई बिजनेसमैन है, राइट, कोई बिजनेसमैन है, अब भाई उसने कोई प्रोडक्ट बनवाया, उसकी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, वो कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया वो सिर्फ उसका जो थॉट प्रोसेस है वो सिर्फ क्या है, बिजनेसमैन वाला है, उसकी ह्यूमैनिटी मर गई है, उसकी ह्यूमैनिटी मर गई पूरी। अब बताइए भाई, अगर उसकी ह्यूमैनिटी मर गई पूरी, उसको फर्क नहीं पड़ता कि जनता पे इसका क्या असर होगा, उसको सिर्फ फर्क पड़ता है कि उसके पास कितना पैसा आ रहा है ना। तो क्या होगा, वो मार्केट में वो लॉन्च कर देगा, रिलीज कर देगा, लोगों तक वो पहुंचेगा। अब उसका गलत असर भी तो हो सकता है लोगों के ऊपर, है ना। तो इस चीज को कौन ध्यान रखेगा कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, वो सेफ है या नहीं पब्लिक के लिए। तो इसके लिए एक कम्युनिटी होती है, क्या होती है, कम्युनिटी होती है, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी, राइट। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जो डिसाइड करेगी कि भाई आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जो भी वैरायटी बनाई है,
राइट, जो भी प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट सही है या नहीं, ये सेफ है या नहीं, इसे मार्केट में रिलीज करना चाहिए या नहीं। इसे शॉर्ट में हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, GEAC। क्या कहते हैं? GEAC, राइट बेटा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। तो ये है हमारा आंसर। ओके बेटा, यहीं पर समाप्त करते हैं आज का सेशन। आई होप आज आपको 20 मल्टीपल क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने सारे अपने जितने भी टॉपिक्स थे इन क्वेश्चन के थ्रू रिकॉल किए होंगे, राइट। तो आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें YouTube चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी फटाफट YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। इस कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है हमने, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरी है, बट आपके एनसीईआरटी में उसकी डिटेल स्टडी नहीं दी गई। ये भी टॉपिक वाइज हम लेकर आए हैं। इसके साथ ही एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, हमने ध्यान में रखा है कि आपका एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रांग हो, साथ में आप डेली प्रैक्टिस कर सके एंड रिवीजन कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर आपको क्लास 6 टू 12 क्लास तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ हम स्टेट बोर्ड जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।